नमस्कार आप सबको, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12 का 12वां चैप्टर, जो कि हमारा औपनिवेशिक शहर। इस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज एंड फॉर अदर कंटेंट यू कैन विजिट ऑन आवर ऑफिशियल वेबसाइट नेम क्रिस क्रॉस क्लासेस .in। वहां पर जाके आप सारा का सारा कंटेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारा क्रिस क्रॉस क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको ये सारा कंटेंट वहां पे भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता रहेगा कि कब कौन सी क्लासेस आने वाली है। तो हमारा याद रखिएगा, जो चैप्टर हमारा औपनिवेशिक शहर है, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ मुख्य बिंदु जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, मुख्य बिंदु जैसे औपनिवेशिक शासन में शहर क्या हुआ करते थे, कस्बा किसे बोला जाता था, शहरों की स्थिति किस प्रकार थी, 18वीं शताब्दी में परिवर्तन जो आए वो भी हम देखेंगे। औपनिवेशिक रिकॉर्ड से हमारे को उस समय के दौर में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। उत्तर औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखने के क्या कारण थे, आंकड़े एकत्रित करने में क्या क्या कठिनाइयां आई, व्हाइट और ब्लैक टाउन क्या है, औपनिवेशिक काल में भवन निर्माण किस प्रकार किया गया, नए शहरों में सामाजिक जीवन, हिल स्टेशनों का विकास, तीन सबसे प्रमुख शहर, मद्रास की बसावट, कलकत्ता में नगर नियोजन और बॉम्बे की वास्तुकला। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के माध्यम से पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन ने भारत में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की स्थापना की थी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है औपनिवेशिक शासन में शहर जो हुआ करते थे। तो औपनिवेशिक शासन का मतलब जब अंग्रेजी सत्ता भारत में आ गई थी, तो इस प्रकार शहरों का निर्माण किस प्रकार किया गया। तो शहरों का निर्माण अंग्रेजों ने अपने जैसे ही करवाया। तो पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर और औद्योगिकरण के साथ सामने आए। तो यहाँ पे पश्चिमी विश्व में तो ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर, जो नए नए शहरों का उदय हुआ और औद्योगिकरण के साथ ही सामने आए। अब देखो, औद्योगिकरण के साथ सामने का मतलब है कि भारत जो था वो हस्त श्रम का उपयोग करता था। मतलब यहाँ पे जो लोग थे वो हाथों का इस्तेमाल करते थे और उससे ही वो व्यापार करते थे, व्यापार में आगे अपना वर्चस्व जमाते थे। क्योंकि 18वीं शताब्दी तक भारत और चीन सबसे महत्वपूर्ण देश था, जो कि व्यापार के माध्यम में अपना वर्चस्व जमाए बैठा था। तो यहाँ पे भारत में कलकत्ता, बंबई और मद्रास का महत्व शहरों के रूप में तेजी से उभर रहा था। क्योंकि अंग्रेजी शासक जो था, अंग्रेजी सरकार बोल सकते हो सत्ता, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये तीन महत्वपूर्ण शहर थे जिसमें बहुत तेजी से शहरों का विकास हुआ। उस समय भारत के ये शहर ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए। तो ये जो तीन शहर कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये ब्रिटिश सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसी के साथ साथ उस समय बहुत सारे पुराने शहर कमजोर पड़ते हुए चले गए। अब जो हम बात करें बंबई, कलकत्ता, मद्रास, और जो पुराने शहर थे वो पीछे जाते हुए चले गए और नए शहर का उद्भव होता हुआ चला गया। खास चीजों का उत्पादन करने वाले बहुत सारे शहर पिछड़ने लगे, क्योंकि वहां पर जिन चीजों को तैयार किया जाता था उनकी मांग घट गई। अब देखो कैसे, कि जैसे हम बात करें ना कि यहाँ पे जो कुछ शहर ऐसे थे जो कि कुछ खास चीजों का उत्पादन करते थे, वो पिछड़ने लग गए। क्यों पिछड़ने लग गए? जैसे हमने हस्त श्रम के बारे में बात की थी, मजदूर जो थे वो खुद से माल को तैयार करते थे। अब जब औद्योगिक क्षेत्र आया तो मशीनों में माल तैयार किया जाने लग गया, तो इनकी स्थिति बेकार होने लग गई, ये शहर पिछड़ने लगे और इनका जो माल था उनकी मांग घटती हुई चली गई। जब अंग्रेजों द्वारा स्थानीय राजाओं को हरा दिया तो शासन के नए केंद्र उभरने लगे। अंग्रेजों ने क्या किया, जो सत्ता पे बैठे हुए थे, जो सत्ता पे विराजमान थे राजा, उनको अंग्रेजों ने हरा दिया और इस वजह से जो शासन के नए केंद्र थे वो उभरने लगे, जिससे क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र ढह गए। आगे हम बात करते हैं मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफी ज्यादा विशहरीकरण हुआ। 12वीं शताब्दी के शुरुआती समय में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। अब आप समझो कि यहाँ पर जैसे हम मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम जैसे जो शहर थे 19वीं शताब्दी में, ऐसी सदी में काफी ज्यादा वैश्वीकरण उसका होने लग गया, फिर बोल सकते हो कि ये ढहने लग गए। क्योंकि यहाँ पर देखो कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में यहाँ पे लगभग 11% लोग ही शहर में रहा करते थे। भारत का ऐतिहासिक शहर दिल्ली 1911 ईस्वी में एक बहुत छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। फिर 1912 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने, फिर ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा से जान आ गई। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली तय की गई तो इसमें बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो दोबारा से जान आ गई। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ था। 18वीं शताब्दी में आखिर में जब व्यापार बंबई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो इसका महत्व घटता हुआ चला गया। तो किसका महत्व घटता हुआ चला गया? मछलीपट्टनम, जो कि 17वीं शताब्दी में एक ऐसा शहर बोल सकते हो कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा बंदरगाह जहां पर बहुत बड़े पैमाने पे विकास किया जाता था या फिर व्यापार किया जाता था। बाद में इसका जो महत्व था वो घटने लग गया। अब हम बात करेंगे कस्बा। कस्बा एक्चुअल में बोलते किसे हैं?
कस्बा एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। किसका? आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो कस्बा हुआ करता था। कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहा करते थे। इसे एक प्रकार के शाही शहर और ग्रामीण के बीच का स्थान माना जाता था। किसका? शाही शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो बीच का स्थान रहेगा उसे ही क्या बोला गया है? उसे ही कस्बा बोला गया है। आगे हम बात करते हैं शहरों की स्थिति किस प्रकार थी। तो औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, जो कि बार बार नाम आ रहा है। ये तीनों शहर मुख्यतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए, क्योंकि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापारिक कार्य इन्हीं जगह पर करती थी। और जब यहाँ पर इन जगह पर इन्होंने कार्य शुरू कर दिए तो आप बोल सकते हो कि ये जो तीनों शहर थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, बाद में शासन के केंद्र बने और इन्हें प्रेसिडेंसी शहर भी कहा जाने लग गया। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर था कि प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहां पर है। अब देखो शहरों का महत्व जो बात की जा रही है, जिस शहर में सबसे ज्यादा व्यापार किया जाएगा या फिर जहां पर प्रशासन और आर्थिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होंगी उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि वही रोजगार व व्यापार तंत्र मौजूद होते थे। मुगलों द्वारा बनाए गए अधिकतर शहर काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवन, अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिसमें आगरा, दिल्ली, लाहौर प्रमुख थे, जो शाही प्रशासन के केंद्र बने थे। क्योंकि ये जो तीनों हम बात करें ये एक पल के लिए राजधानी रह चुकी थी मुगलों की, जिस वजह से ये अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। शाही नगर किलेबंद होते थे। ये जो शाही नगर हैं ये क्या हुआ करते थे? किलेबंद हुआ करते थे। उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवा, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर होते थे तथा अलग अलग दरवाजे से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहर में कोतवाल नामक राजकीय एक अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून बनाए रखता था। तो कानून बनाए रखने की जो प्रक्रिया की जाती थी वो एक राजकीय अधिकारी द्वारा की जाती थी, जिसको कोतवाल कहा जाता था। ये सारी की सारी एक्टिविटी देखता था कि कानून यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है और कानूनी व्यवस्था किस प्रकार चल रही है। तो 18वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन आए, वो देख लेते हैं। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके साथ ही साथ पुराने नगरों का अस्तित्व समाप्त होता हुआ गया और जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, जिस कारण नए नए नगर बनने लगे। इनमें लखनऊ, हैदराबाद, पूना, नागपुर, बड़ौदा और तंजौर आदि उल्लेखनीय हैं। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य व्यवसायी पुराने नगरों से यहाँ आने लग गए, जहां उनको काम और संरक्षण उपलब्ध था। चूंकि राज्यों के बीच युद्ध होते रहते थे और इसलिए भाड़े के सैनिक के लिए भी काम था। तो मुगल साम्राज्य के अधिकारियों ने कस्बे और छोटे स्थायी बाजार की स्थापना की। इन शहरी केंद्रों में यूरोपीय कंपनियों ने भी अपना अधिकार जमा लिया। किसने? यूरोपीय कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पुर्तगाल ने पणजी में, जैसे हम बात करें ना कि अलग अलग कंपनी आई, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो ये शहर थे, शहर के प्रमुख केंद्र थे, इस पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल ने पणजी में, डचों ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास और फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपने व्यापार केंद्र खोल लिए। 18वीं शताब्दी में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जलमार्ग आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया, जिससे भारत में पूंजीवाद और वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिलने लग गया। मध्यकालीन शहर सूरत, मछलीपट्टनम और ढाका का पतन हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार यहाँ पर परिवर्तन आया कि जब यहाँ पे बाहरी यूरोपीय लोग आए, उन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमाया। अधिकार जमाने के बाद यहाँ पे बदलाव लाते हुए चले गए। प्लासी के युद्ध के उपरांत, प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजी व्यापार में वृद्धि हुई। मद्रास, कलकत्ता और बंबई जैसे शहर आर्थिक राजधानियों के रूप में स्थापित किए गए। ये शहर औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र बन के रह गए। इन शहरों को नए तरीके से बसाया गया और भवनों और संस्थानों का निर्माण किया गया। रोजगार के विकास साथ ही साथ यहाँ लोगों के आगमन भी तेजी से हो गया। अब लोग जो है वो कहाँ पर जाएंगे? शहरों में जाएंगे। जब वहां पर आर्थिक गतिविधि, एक सिंपल सी बात करो, जहां पर इकोनॉमी एक्टिविटी जहां पर सबसे ज्यादा चलेगी वहीं पर लोग जाके बसने लग जाएंगे, क्योंकि उनको कार्य मिलेगा। जब कार्य मिलेगा तो अपना जीवन निर्वाह भी वो आसानी से कर सकते हैं। औपनिवेशिक रिकॉर्ड के बारे में हम देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने विस्तृत रिकॉर्ड रखा, नियमित रूप से सर्वेक्षण किया, जनसंख्या डाटा एकत्रित किया और अपने व्यापारिक मामलों को विनियमित करने के लिए अपनी व्यापारिक गतिविधियों के आधिकारिक रिकॉर्ड प्रकाशित किए। मतलब आप बोल सकते हो कि ब्रिटिश सरकार ने अपने रिकॉर्ड करने प्रस्तुत किए या फिर बोल सकते हो रिकॉर्ड रखने शुरू किए। इसमें ये सर्वेक्षण किया करते थे, जैसे जनसंख्या का डाटा कि यहाँ पे शहरों में कितने लोग रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जनसंख्या के लिए इन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशों ने भी मानचित्र शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह स्थलीकृति
को समझने, विकास की योजना बनाने, सुरक्षा बनाए रखने और वाणिज्यिक गतिविधियों की संभावनाओं को समझने में मदद करता है। जब हम मानचित्र तैयार करेंगे तो इससे हमारे को पता चलेगा कि कौन सा शहर कितना विकसित हो रहा है, कहाँ पर हमारे को व्यापार का केंद्र बनाना चाहिए, कहाँ पर हमारे को कहाँ पर ज्यादा वाणिज्यिक गतिविधियां चलनी चाहिए। तो ये सारी संभावनाओं को समझने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मानचित्र बनाने शुरू कर दिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों को शहर में बुनियादी सेवाओं के संचालन के लिए निर्वाचित करने की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी और इसने नगरपालिका करों का एक व्यवस्थित वार्षिक संग्रह शुरू कर दिया। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारतीय प्रतिनिधियों को शहर में बुनियादी सेवाओं के संचालन के लिए निर्वाचित करने के लिए जिम्मेदारी दे दी कि शहर में जो भी यहाँ पे गतिविधियां चल रही हैं, जो सेवाएं प्रदान करनी है, तो यहाँ पे लोग जब आएंगे, जब सेवाएं प्रदान की जाएगी ना, जब लोग ही नहीं आएंगे तो सेवाएं कैसे प्रदान की जाएगी। तो इसने नगरपालिका करों का एक व्यवस्थित वार्षिक संग्रह शुरू कर दिया कि जो नगर पालिका से कर इकट्ठा होगा वो वार्षिक संग्रह कितना होगा, वार्षिक रूप में कितना इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। किसका? अखिल भारतीय जनगणना, जिसमें लोगों की जनसंख्या का पता करना था। इसके बाद 1881 में 10 वर्षीय प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना का एक नियमित व्यवस्था बन गई, जिससे शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य व्यवस्था और जनसंख्या के फैलाव पर नियंत्रण किया जा सके और वार्षिक नगरपालिका कर वसूला जा सके। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पर जब सबसे पहले जनगणना को स्टार्ट किया गया तो जनगणना पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि लोग जो थे वो सही जानकारी नहीं देते थे, उनके घर में कितने लोग हैं, किसको बीमारी है क्या नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता था कि अंग्रेजी शासन जो है वो क्या करने वाला है, फिर से एक नया कर जो है हमारे ऊपर लगाने वाला है। तो इसलिए लोग ठीक से जानकारी नहीं देते थे। तो 1872 में विफल हो गया, 1881 में दोबारा शुरू किया गया, जहां पे 10 वर्ष में जनगणना की जाएगी। कई बार स्थानीय लोगों द्वारा मृत्यु दर, बीमारी के बारे में गलत जानकारी दी गई, हमेशा ये रिपोर्ट्स नहीं की जाती थी। कभी कभी ब्रिटिश सरकार द्वारा रखी गई रिपोर्ट और रिकॉर्ड भी पक्षपात पूर्ण हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे पक्षपात किया जाता था। हालांकि अस्पष्टता और पूर्वाग्रह के बावजूद इन अभिलेखों और आंकड़ों ने औपनिवेशिक शहरों के बारे में अध्ययन करने में मदद दी। मतलब यहाँ पे जो अभिलेख हैं, आंकड़े हैं, इससे हमारे को औपनिवेशिक शहर के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखने के क्या कारण थे। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए आंकड़े और जानकारी के आधार पर रिकॉर्ड को संभाल कर रखे गए, जिससे क्या था कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जानकारी हैं, इसको इसलिए संभाल के रखे गए ताकि इसको सुचारू रूप से अच्छे से चलाया जा सके। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यूरो व्यापार को कुशलता से चलाने के लिए, शहरों के विस्तार के साथ शहरी नागरिकों के रहन सहन, आचार विचार, शैक्षिक जागरूकता, राजनीतिक रुझान आदि का अध्ययन करने के लिए, यहाँ पे लोग जो है वो किस प्रकार रह रहे हैं, किस प्रकार उनके आचार व्यवहार हैं, किस प्रकार साक्षरता दर है, किस प्रकार यहाँ पे पढ़े लिख रहे हैं लोग, तो ये सारी चीजें जानने के लिए भी रिकॉर्ड रखे जाते थे। किसी स्थान की भौगोलिक बनावट, भूदृश्यों को भलीभांति समझने के बाद उन स्थानों पर शहरीकरण, साम्राज्य विस्तार आदि करने के लिए भी रिकॉर्ड को संभाल कर रखा गया। मतलब जैसे हम बात करें कि उसको भौगोलिक बनावट कैसी है, भूमि का दृश्य कैसे है, इन सबको समझने के लिए भी उन स्थानों पर शहरीकरण, साम्राज्य विस्तार आदि के लिए भी रिकॉर्ड रखे गए। जनसंख्या के आकार में होने वाली सामाजिक बढ़ोतरी का अध्ययन करके उसके अनुसार प्रशासनिक तौर तरीके, नियम कानून आदि को बनाने और उनके कार्य सुनिश्चित करने के लिए भी रिकॉर्ड संभाल कर रखे गए। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है, आंकड़े एकत्रित करने में क्या क्या कठिनाइयां आई। लोगों द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि अंग्रेजी शासन फिर से कोई नया कानून उन तक लाने वाला है। मृत्यु दर और बीमारी के आंकड़े एकत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के पुनर्निर्माण को समझने में जनगणना के आंकड़े किस हद तक उपयोगी हैं। तो ये डाटा जनसंख्या की सही संख्या के साथ साथ श्वेत अश्वेत की कुल जनसंख्या के जानकारी देने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये आंकड़े हमें ये भी बताते हैं कि भयानक या घातक बीमारियों से लोगों की कुल संख्या या फिर कुल आबादी किस हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, किसकी वजह से भयानक और घातक बीमारी से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग की इम्यूनिटी पावर सही है। जनगणना के आंकड़े हमें अलग अलग समुदाय की कुल संख्या, उनकी भाषा, उनके कार्य और आजीविका के संसाधन के साथ साथ उनकी जाति, धर्म और उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मान लो कि भारत में जनगणना की जाती है, तो इसमें धर्म, कौन से लोग कितने धर्म के भारत में बसे हुए हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी भाषाएं बोलते हैं, कितने लोग क्या कार्य करते हैं, कितने गरीब हैं, अमीर हैं, ये सारी जानकारी हमारे को जनगणना के आधार पर
प्राप्त होती है। तो यहाँ तक हमारा जो पहला पार्ट है वो डिस्कस हो चुका है। होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक द वीडियो टू मोटिवेट अस। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।